Reservation. It is a basic fundamental right for some people, those who are belongs to a lower category of society. In हिंदी आरक्षण. सो गाइस कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आरक्षण बहुत ही गलत है, गंदा है। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण बहुत ही अच्छा है। सो आइए फिर आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं आरक्षण के बारे में कि आरक्षण सही है या गलत है। सही तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का भी यही कहना है कि जो आरक्षण है वो गलत है, इसको हटा देना चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता के लिए या वोट बैंक के लिए इसको अभी भी कायम किए हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं आरक्षण के बारे में। सो पहले इस वीडियो में हम जानते हैं आरक्षण होता क्या, उसे कहते क्या है। दोस्तों आरक्षण एक विशेष अधिकार है उन लोगों के लिए जिन पर शोषण हो रहा था। उनको स्वतंत्रता और समानता से जीने का हक था और इसीलिए समानता से और स्वतंत्रता से जीने के लिए आरक्षण को लाया गया। और दोस्तों पिछले प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको काफी दबाया जाता था। और अगर बात किया जाए इसके टाइप्स के ऊपर दोस्तों, तो ये जो है ये मेनली 3 ग्रुप्स को दिया जाता है, जिसमें SC, ST और OBC शामिल है। जिसमें कि SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% का आरक्षण दिया जाता है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए और सरकारी इंस्टीट्यूशन कहीं भी पढ़ाई करना हो वहां के लिए। और दोस्तों बाद में 2019 में क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर जो है कंडीशन में लोग, उनको भी उभरना आना चाहिए क्योंकि पार्टी पे बहुत ही ज्यादा ये बढ़ चुका था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब पैसे को पे नहीं कर पाते हैं पढ़ाई के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए, जो काफी गरीब होते हैं लेकिन वो अपर कास्ट के होते हैं, इसलिए उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। बट इसीलिए 2019 में की सरकार ने इसे देखा और फिर कहीं ना कहीं 10% का आरक्षण देने के लिए इकोनॉमिकल वीकर जो है, जिनकी सालाना लिमिट है उससे अगर किसी की कम इनकम है तो उसको भी ये आरक्षण का फायदा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 10%। और दोस्तों SC, ST जो है वो पहले से ही सुविधा का प्रावधान सुविधा लेते आए हैं इस चीज का। लेकिन दोस्तों OBC को 1987 में मंडल कमीशन के द्वारा इस पे विचार करके 1987 में OBC के लिए रिजर्वेशन लाया गया था और उससे पहले सिर्फ SC और ST को दिया जाता था। आइए बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में, रिजर्वेशन के इतिहास, हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों रिजर्वेशन का हिस्ट्री बहुत ही पुराना है और ना सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद बल्कि इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के पहले भी इसे दिया जाता था बहुत सारे फॉर्म में। जैसे कि कोल्हापुर के साहू जो महाराज थे, उन्होंने भी अपने स्टेट में जो इकोनॉमिकल वीकर थे और कुछ ऐसे गरीब तबके जिनको लोग क्रिटिसाइज करते थे, उनको गलत बताते थे, उनसे गलत कामें करवाते थे, उनसे नीचा जिनको मानते थे, असमानता हो रही थी उनपे, उनका इन्होंने खूब सपोर्ट किया और उनके लिए इन्होंने फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करवाई, हॉस्टल फैसिलिटी दी, बहुत सारे बिल्डिंग बनाए, बहुत सारे वर्शिप जहाँ पे वो पूजा कर सकते वैसे चीजों को बनाया। और तभी से दोस्तों ना सिर्फ ये आजादी के पहले भी ऐसे कई और भी दशक में ये देखा जा सकता था, जैसे 1829, 1902। और दोस्तों ये जो नन ब्राह्मण जो कास्ट थे उनको प्राचीन काल में दिया जाता था, लेकिन दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, अपने इतिहास के बारे में पढ़ा होगा कि लोअर कास्ट को काफी क्रिटिसाइज किया जाता था, वो समानता का अधिकार नहीं था। अगर परछाई भी पड़ जाती थी तो लोग स्नान करते थे और अगर कोई भी निचली जांच का अगर रिक्शे में बैठ भी जाता था तो उसे उतार दिया जाता था और कहा जाता था कि अब तुम ही रिक्शे को चलाकर लेकर जाएगा। मतलब बहुत सारे उनसे घृणा लोग करते थे। बट यही सब चीज जो हमारे नेगेटिव व्यू थी, इस चीज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फेस किया था। उन्होंने देखा था कि किस तरह एक इंसान मतलब टैलेंटेड होने के बावजूद भी सिर्फ निचले कास्ट होने के तहत उसको समानता नहीं मिलता है। उन्होंने देखा था कि जो निचले कास्ट के लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था, कैसी खराब बर्ताव होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब आजादी के बाद पहले लॉ मिनिस्टर जब बने, गांधी ने उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया, तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना कास्ट को डेवलप किया जाए, कास्ट सिस्टम को हटाया जाए। और इसीलिए दोस्तों ताकि लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके स्टेटस ऊपर हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि जॉब बल्कि जो स्टेटस है, जो लोगों में असमानता है, इसको ऊपर करने के लिए उन्होंने आजादी के बाद भी इसे देने का फैसला किया। और दोस्तों आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में और 16 क्लॉज 4 में इसे देने का बात हुआ। और दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे
मात्र 20 से 30 सालों तक देने का फैसला किया था। लेकिन दोस्तों जो हमारे इस प्रोविजन को देने वाले लोग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए ही इसे मानवीय रखा था। मतलब 10 साल के लिए ही ये वैलिड रहेगा, उसके बाद आरक्षण नहीं लागू होगी। लेकिन कुछ लोग दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जो आज भी वोट बैंक के चक्कर में या कुछ हो गए उसमें आज भी इसे बढ़ाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये थी इसके इतिहास के बारे में। क्या इंडिया में रिजर्वेशन चाहिए था? गाइस, रिजर्वेशन वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स टू फाइट अगेंस्ट द लोअर कास्टिंग और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। और दोस्तों ये एक ऐसा चीज टूल्स था जिसके तहत किसी भी असमानता वाले लोग से लड़ाई किया जा सकता था और एक समान अधिकार सबको दिया जा सकता था, और लोगों में काफी अपलिफ्टमेंट होती उनके स्टेटस में। लोग इससे ऊपर उभर कर आते और जो कास्टिज्म का जो एक व्यू है वो कहीं ना कहीं खत्म होता। सो आई थिंक ये एक ऐसा विपन था जो काफी लोअर कास्ट को मदद किया है ऊपर उठने में, स्टेटस उनकी बनाई है। सो आई थिंक इट वाज नीडेड इन इंडिया। इट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल मुझे इस कदर से लग रहा है क्योंकि ये बैकवर्ड लोगों में काफी अच्छे तरीके से आया और काफी उसमें अपलिफ्टमेंट हुई। जो लोअर लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता था उनके कलर की वजह से, उनके जो क्रीड है, उनके जो कास्ट है, उस वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खत्म होने को देखने को मिली है। पहले एक टेम्पल में लोग जाते नहीं थे, और आज भी ये हो रहा है। सिर्फ पहले नहीं बल्कि आज भी हो रहा है। पहले जिस गाड़ी में ये लोग सफर करते थे उसमें सभी लोग सफर नहीं करते थे, लेकिन आज ऐसा कहीं ना कहीं अब देखने को कम मिलता है ड्यू टू रिजर्वेशन, और कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है। और मैं उन लोगों के लिए अगर बात की जो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, तो एक आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि एक सरकारी नौकरी में 1959 में 1.18% जो है वो रिजर्व सीट थी इनके लिए, जिसमें इन्होंने फुल किया। रेगुलर जॉब में इतने लोग उस कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी लोअर कास्ट के थे। और दोस्तों वहीं बढ़कर 1984 में हो गई 6.92%, और उसके बाद दोस्तों 1995 में यह आंकड़ा 10.12% बढ़ गई उन लोगों के जॉब में। और फाइनली 2011 के सेंसस के अनुसार 12.27% जो है वो उनकी जॉब में बढ़ोतरी हुई। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि कास्ट के जो लोग हैं उस बेसिस पे, उस कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप किए हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही हेल्पफुल था और हेल्पफुल है। अब बात करते हैं व्हाट इज द बेस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। किस चीज का बेस है और रहना चाहिए? अभी तत्काल कास्ट के नाम पे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कास्ट को ना देकर बल्कि कास्ट से हटाकर दोस्तों इसको इकोनॉमिकल वीकर लोगों को देना चाहिए, ईडब्ल्यूसी के नाम। ईडब्ल्यूसी से जो बिलोंग करते हैं, जो गरीब हैं, जो इसके काबिल हैं, उसको देना चाहिए, बल्कि एक कास्ट को नहीं। पहले तो मैं कन्हैया कुमार की इस बात से सहमत हूँ, और दूसरी बात तो ये, मुझे आरक्षण फिल्म का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग याद आ रहा है कि अगर शोषण जाति के आधार पर हुआ है तो इसका उद्धार तो भी जाति के आधार पर ही होगा। सर, आपने भी बात कही हमारी सोसाइटी में इंडिफरेंसेस हैं। से पूछ रहे हैं किनसे? आपसे सर। अच्छा, शुक्रिया। हाँ, आपने बात कही हमारी सोसाइटी में इंडिफरेंसेस हैं, दलित है, बहुत से पिछड़े वर्ग भी हैं। एक मुद्दा है, शायद आपने बात नहीं की अभी तक, या मैं उस पर आपका विचार जानना चाहूंगा कि हमारे देश में रिजर्वेशन एससी के लिए, एसटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यूथ में, अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 19 साल का हूँ, हमारे बीच में काफी बातें ये हैं कि अगर रिजर्वेशन होना चाहिए बहुत सही बात है, लेकिन जाति पे क्यों, किसी के सरनेम पर क्यों रिजर्वेशन है? अगर रिजर्वेशन देना चाहिए तो उसकी क्वालिफिकेशंस पे, कि उसने कितना पढ़ा है, कितना अच्छा नंबर लाया है, या रिजर्वेशन होना चाहिए कि उसके घर वाले या उसका सोशल बैकग्राउंड इतना सक्षम है या नहीं है। आप लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस बात के लिए तो समझिए, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से दिए गए रिजर्वेशन के अलावे इस देश में कोई अप्रत्यक्ष रिजर्वेशन काम करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले इसको समझिए। मसलन चलिए कल सर्वे करेंगे आपके साथ, ये जितना भी नाली साफ करने का काम करते हैं ना, उसमें खोज के बताइएगा मुझे कि कौन जाति के कितने लोग हैं। और दूसरा, मंदिर का जो पुजारी होता है ना, उसका भी एक कास्ट एनालिसिस करेंगे और पूछेंगे कि उसमें किस जाति के कितने लोग हैं। और तीसरा, थर्ड फॉर्म में आपको बताता हूँ कि आप में और हम में ऐसी कौन सी कमी है, और माननीय अंबानी जी के सुपुत्र में ऐसा कौन सा गुण है कि वो पैदा होते ही अरबपति होते हैं और हम जो है तरसते रहते हैं 2 जून रोटी के लिए भी। क्या ये कोई रिजर्वेशन है कि नहीं है? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये लगेगा
कि रिजर्वेशन दरअसल सोसाइटी के अंदर जो ऑलरेडी इनइक्वलिटी है ना, उसको खत्म करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई और इनइक्वलिटी सोसाइटी में पैदा करना है। लेकिन पैदा कैसे हो जाता है? पैदा इसलिए हो जाता है कि जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिला है उसको पॉइंट आउट करके हम बताते हैं कि देखो इसको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है। चलिए इस आंकड़े पे भी बात कर लेंगे। हम पूछते हैं कि जब इस देश के अंदर मात्र 2% जॉब जो है वो सरकारी संस्थानों में है, 98% जॉब जो है वो प्राइवेट संस्थानों में है, और प्राइवेट संस्थानों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो मुझे बताइए कि रिजर्वेशन से इनइक्वलिटी कैसे आ रही है। रही बात कि कास्ट के आधार पर क्यों, उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन जो दिया गया वो इकोनॉमिक आधार पर नहीं दिया गया, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया। कारण क्या था कि मान लीजिए कि मैं दलित हूँ और मैं IAS बन गया हूँ, हमारे दफ्तर में जब आएंगे कोई साहब जो दलित नहीं है, वो वहां प्रणाम तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन निकलते निकलते जाति सूचक गाली देकर के जाएंगे। सो गाइस, कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर हैं तो आप कहीं भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कहीं भी हेल्थ केयर में आप अच्छे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको हर जगह दबाया जाएगा। आप कहीं भी आगे बढ़ना चाहे आपको दबाया जाएगा। आप किसी के साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं। आप अगर कहीं किसी अपर कास्ट के मंदिर में चल गए तो आपको पीछे रहना पड़ेगा या आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी वहाँ क्रिटिसाइज होता है क्योंकि वो VIP है और ये लोग VIP नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। सिर्फ उनके कलर पे ये बात देखकर बोला जाता है। उनके अगर किसी का कलर ब्लैक है तो उनके नाम से जोड़ दिया जाता है कि शायद वैसा है। सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरक्षण जो है वो इस बेस पे ठीक है, और मैं ये जजमेंट नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग भी हैं, आप लोग बता देना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि कोई भी चीज है पूरी परफेक्शन के साथ नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर मेरा ही एग्जाम्पल लिया जाए तो ये वीडियो भी पूरी परफेक्शन के साथ नहीं बनाई जा सकती है, कुछ मिस्टेक हमेशा रहेंगे। सो रिजर्वेशन की भी कुछ खामियां हैं और कुछ फायदे भी हैं जो एक सोसाइटी में अहम रोल ये अदा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो गाइस, इसमें मैंने पहले ये रखा है ये पॉइंट कि अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि आपने देखा होगा पहले किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता था, उनको दबाया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था और उनसे गलत मतलब जो छोटे काम थे, ऐसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन जो वे लोग का मानना था, उन लोगों के व्यू में था, उन लोग काम को करवाया जाता था। सो कहीं ना कहीं ये देखने के बाद आपको मैं एक आंकड़ा भी बताया कि किस तरह से सरकारी जॉब में उनकी कास्ट के लोग जो है वो डेवलप किए हैं। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक भाग था जो इनकी बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर लेकर आया था। मैंने दूसरा पॉइंट ये रखा है लेस मैन लेस वर्क, यानी क्या होगा दोस्तों, जब आरक्षण मिली तो सभी लोग पढ़ने के लिए उत्साहित हुए। जब आकर्षित होते हैं पढ़ने के लिए लोग तो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। सो कोई भी जूता पॉलिश करना नहीं चाहेगा, कोई भी मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहेगा। सो इसलिए वो लोग भी मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं जो जूते पॉलिश करने वाले काम है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से खत्म होंगे या अब समानता सभी में आएगी। प्रॉब्लम इन डूइंग ड्यू टू लेस मेरिट, क्योंकि दोस्तों जो आरक्षण पे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ आरक्षण के दम पे चले जाते हैं, उनके लिए ये गलत साबित होगा। क्योंकि अगर वो कहीं काम में जाते हैं करने के लिए तो उनके पास मेरिट नहीं रहेगा तो वो काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये एक सोचने वाली बात है। लाइक जैसे अभी दिव्यांग व्यक्ति को कुछ दिया जाता है, जैसे कि वो सुन नहीं सकता, जो अगर सुन नहीं सकता तो वो पढ़ा क्या सकता है। सोचने वाली बात यह है। और दोस्तों कुछ लोगों का ये भी कहना है हमारा डिक्रीजिंग इन टैलेंट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं और जो आरक्षण के लोग हैं वो आगे आते हैं। अब सही क्या है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। सो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो टैलेंट है वो जा रहे हैं क्योंकि ये लोअर क्लास को सीट दे दिया जाता है। और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लोअर क्लास को तो सिर्फ सरकार ने दी है, बल्कि जब अपर क्लास के लोग जो पैसे वाले होते हैं, जो पैसे देकर सीट खरीद लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप लोग। पहला हमारा पॉइंट दोस्तों इंक्रीजिंग इन इक्वलिटी, कहीं ना कहीं इसके बाद इक्वलिटी बरकरार हुई है और लोगों में इक्वलिटी की भावना छा गई है। चाहे आप मानो या ना, कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे 0% हो गई है, लेकिन कम हुआ है। और आखिरी बात कंक्लूजन, तो वो आप डिसीजन ले लीजिए। और आरक्षण कैसा है, खराब है या अच्छा है, वो आप हमें डिसीजन देकर बता सकते हो। और आप ये भी बता देना कि इसका बेस क्या होना चाहिए, जाति या गरीबी, आप ये भी हमें बता देना। और जो लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर को गलत बताते हैं कि उन्होंने ये रिजर्वेशन चालू कर दी तो मेरा ये नहीं हो पाया, तो उनको मैं सिर्फ बता देना चाहूंगा कि उनके 20 वर्ष कहने पर भी 10 वर्ष को के लिए लागू किया था। आगे बढ़ाने की पाबंदी उसमें नहीं थी।
लेकिन फिर भी उनको गलत ठहराना बंद करो, क्योंकि उन्होंने 10 साल के लिए लोअर क्लास के स्टेटस को ऊपर करने के लिए दिया था। लेकिन अब लोग अपने पैसे के लिए, सत्ता के लिए, वोट के लिए उसको अगर आगे बढ़ाएं तो उसमें उनका क्या गलती। और आज भी सरकारी नौकरी और शिक्षा के लिए 49.5% का आरक्षण पहले दिया जाता था, लेकिन अब 10% उसमें बढ़ोतरी हो गई है। सो गाइस, अब अगर आपका भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन पे ऊपर पूरा आपको बताने की, उसकी सॉल्यूशन, आपकी जो उत्तर है वो देने की कोशिश करूंगा। सो आज की बातें हम हिंदी रखते हैं और आपसे जल्द मिलने की कोशिश करेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और आप आरक्षण के बारे में फीडबैक देना ना भूलें। और आपको फिर एक बार सजेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप आरक्षण मूवी को जरूर एक बार देखें। सो जय हिंद और वंदे मातरम।